दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं भूगोल अध्याय 4 वायु। ये जो चैप्टर है आपका, चाहे आपका सीटेट का पेपर हो चाहे आपका यूपी टेट का पेपर हो, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लेंगे भाई वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, कितनी मात्रा में पाई जाती हैं, ये भी पूछ लेंगे। सबसे अधिक कौन सी पाई जाती है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है समताप मंडल के बारे में, क्षोभ मंडल के बारे में, जो वायुमंडल की परतें होती हैं इनके बारे में पूछ लिया जाता है यहाँ से कि समताप मंडल में क्या होता है, क्षोभ मंडल में क्या होता है। और यहाँ से आपका ये भी पूछ लिया जाएगा कि पवनें कौन कौन सी होती हैं। तो ये जो चैप्टर है आपका बहुत ज़रूरी चैप्टर है। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, कि जो हमारी पृथ्वी है ना वो चारों ओर से वायु की मोटी चादर से घिरी हुई है। अगर वायु की चादर ना होना तो उससे क्या होगा कि हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। ये हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है और सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की ये चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तपित होकर जल जाएंगे। अगर ये सुरक्षा की चादर ना हो ना तो क्या हो जाएगा कि जो दिन के समय में जो सूर्य बहुत अधिक गर्मी देने लगेगा और हम सब क्या होगा कि गर्मी के कारण तपित होकर जल सकते हैं। और रात के समय इतनी ठंड हो जाएगी कि ठंड के कारण हम सिकुड़ सकते हैं, जम सकते हैं। तो ये क्या है, ये वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। जैसे इसमें नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग है। और यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका कि भाई नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है, सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है। तो आपको याद होना चाहिए नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन दो ऐसी गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। अब यहाँ से पूछ लेंगे कौन सी गैसें कम पाई जाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, हीलियम हो गया, ओजोन हो गया, आर्गन हो गया, एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाए जाते हैं। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे पूछ लेगा नाइट्रोजन देखो 78% दिखा रखा है, ऑक्सीजन 21% दिखा रखा है। तो यहाँ से ये चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आपको याद रखना है। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं ना तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे ज़रूरी लाइन जो यहाँ पर है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि भाई पौधों को अपने जीवन के लिए कौन सी गैस की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो आपको याद होना चाहिए नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि ग्रीन हाउस गैस जो होती है वो किसको कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। ठीक है, ये भी यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ये नहीं होगी तो क्या होगा कि पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाएगी कि यहाँ पर जो रहना है वो असंभव हो जाएगा। कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापमान या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ये भी पूछ लिया जाता है भाई भूमंडलीय तापमान किसको कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग किसको कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो जो पौधे होते हैं इनको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अब वह सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते, तो क्या करते हैं, मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जो जीवाणु होते हैं, जो कीड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका रूप बदल देते हैं जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकें। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि भाई दूसरी गैस कौन सी है, इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन। मनुष्य तथा पशु सांस लेने के लिए वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। जो हरे पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो ये संतुलन बिगड़ जाता है, कि हम पेड़ पौधों को ही काट देंगे ना तो ये जो ऑक्सीजन का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैसें हैं। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। जो हरे पादप होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो भोजन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादप द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है। कि जो पेड़ पौधे होते हैं
वो जो प्रयोग करते हैं गैस और जो मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इनकी जो मात्रा है बराबर होती है। लेकिन ये संतुलन तब बिगड़ जाता है अगर मान लो कि हमने पेड़ काट दिए, ईंधन जला दिया, तो ये संतुलन क्या होता है, कोयला जला दिया, तो इससे क्या होता है कि ये संतुलन जो होता है वो बिगड़ जाता है। ये वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है। कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा है तो उसका क्या होगा कि जो पृथ्वी पर जो मौसम होगा, जलवायु होगा, उसको भी वो प्रभावित करते हैं। जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। तो यहाँ से पूछ लिया जाता है कि भाई जो वायु होती है तो जब गर्म होती है तो क्या करती है, वो फैलती है, और जब हल्की होती है तो ऊपर उठती है। ठंडी वायु संघन और भारी होती है, इसलिए इसे नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। जो ठंडी वायु जो होती है वो क्या होती है, बहुत भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। जो गर्म वायु है, गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहाँ आ जाती है। कि जैसी गर्म वायु ऊपर जाने लगती है तो वहाँ पे क्या होता है, ठंडी वायु उस स्थान को घेरने के लिए वहाँ पर आ जाती है। तो इसे क्या बोलते हैं, वायु चक्र चलता रहता है। कि जो वायु चक्र होता है ये क्या करता रहता है, इस तरीके से चलता रहता है। गर्म वायु ऊपर जाती है और ठंडी वायु जो होती है वो नीचे फैल जाती है। तो यहाँ से आपको पूछ लिया जाता है कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे कि जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है, तो ठंडी वायु संघन और भारी होती है। तो ये सही है या गलत है, ये इसकी व्याख्या करता है या नहीं करता है, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछ लिए जाएंगे। वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। तो ये भी ज़रूरी है भाई कि वायुमंडल को की जो संरचना है वो कितने परतों में विभाजित है, तो 5 में। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है क्रम से लगाओ। जैसे नाम तो आप देख रहे हो, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल। अब इनका ये पूछ लेते हैं कि इनको क्रम से लगाओ। तो सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर बाह्य वायुमंडल हो गया, फिर बहिर्मंडल हो गया। तो इस तरीके से इनका क्रम है, तो आपको ये याद रखना है। क्षोभ मंडल, ये परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई जो है 13 किलोमीटर है। ये जो है वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है, इसकी जो ऊंचाई है वो 13 किलोमीटर है। हम इसी वायुमंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा आना, कोहरा फैल जाना, ओला वर्षण जो हो गया, इसी परत के अंदर होता है। तो आपको याद रखना है कि एक तो इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 13 किलोमीटर है, हम इसी में सांस लेते हैं, ठीक है। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जो होती हैं वो इसी में होती है, जैसे कोहरा आना, वर्षा आना, ओला गिरना। तो ये जो सारी घटनाएं हो गई मौसम संबंधित। तो अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि भाई मौसम से संबंधित घटनाएं, तो सीधे आपको क्षोभ मंडल चुनना है। समताप मंडल, समताप मंडल जो होता है क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। ये लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। तो यहाँ से जो पूछा जाता है ना भाई, जो खेल करा जाता है ना पेपरों में, ये किलोमीटर इनमें खेल कर दिया जाता है। ज़्यादातर यहीं से पूछे जाते हैं कि भाई कितने किलोमीटर तक फैला है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो समताप मंडल है वो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ये परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। कि यहाँ पे ना तो बादल होते हैं ना मौसम की कोई घटना होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की जो परिस्थितियाँ जो हैं हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है। तो यहाँ से जो पूछा जाता है कि भाई क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लिया जाता है यहाँ से कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए कौन सी परत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो आपको पता होना चाहिए समताप मंडल, क्योंकि यहाँ मौसम से संबंधित कोई घटना होती नहीं है। इसमें ओजोन गैस की परत भी होती है। और ये भी पूछ लिया जाता है कौन सी परत होती है, तो आपको याद रखना है ओजोन गैस होती है इसमें। ये परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। कि जो सूर्य से जो हानिकारक किरणें आती हैं उनसे क्या करती है, हमारी रक्षा करती है। मध्य मंडल, ये वायुमंडल की तीसरी परत है। ये समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। ये लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला उल्कापिंड, इसको उल्कापिंड के नाम से याद रखना कि जो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला उल्कापिंड है इसी परत में आने पर जल जाता है। ये पूछा जाता है कि भाई उल्कापिंड किस परत में आने पर जल जाता है, तो आपको पता होना चाहिए मध्य मंडल। वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान जो होता है अधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल जो होता है इस परत का एक भाग है। ये 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए
इस परत का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से पूछ लिया जाता है कि भाई रेडियो संचार के लिए किस परत का उपयोग किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए ब्रह्म वायुमंडल का उपयोग किया जाता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर आकर परावर्तित कर दी जाती हैं। अब हम पढ़ते हैं बहिर्मंडल के बारे में। बहिर्मंडल क्या है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। जो बहिर्मंडलीय परत है ये क्या है? वायु की पतली परत है। हल्की गैस जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। कि जो गैस हो गई हमारे, हीलियम हो गई, हाइड्रोजन हो गई, क्या करती रहती हैं? अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई सबसे पहले तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इन परतों को क्रम से लगाओ। तो आपको क्रम से लगाना आना चाहिए कि सबसे पहले कौन सी है, उसके बाद कौन सी है। फिर ना इनके बारे में पूछ लिया जाता है कि कितने किलोमीटर की ऊंचाई पे तक फैली हुई हैं। फिर जो तीसरा यहाँ से पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि किस परत के अंदर क्या क्या है, जैसे कि समताप मंडल के अंदर ओजोन गैस पाई जाती है। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछ लिए जाते हैं। क्या होता है, जलवायु क्या होता है? तो जो मौसम होता है ना, वो हमारे वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी भी व्यक्ति को चिड़चिड़ा बना सकता है, लेकिन अच्छा और हवादार मौसम जो होता है हमें आनंद देता है और हमें घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम जो होता है वो नाट के रूप से दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। जो मौसम में बिल्कुल बदलता रहता है, ये कोई ये नहीं है भाई फिक्स रह गया। लेकिन जो जलवायु होती है ना, वो दीर्घकाल तक बिल्कुल समान रहती है। किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। मतलब ये जो जलवायु होती है बदलती नहीं है, ये हमेशा एक जैसी रहती है। लेकिन जो मौसम होता है वो दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। तापमान, आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वो वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का जो तापमान होता है, ऐसा नहीं कि भाई दिन के समय ही गर्म हो रहा है तो रात के समय ठंडा हो रहा है। ये दिन और रात में नहीं बदलता, ये ना मौसम के अनुसार भी बदलता रहता है, ऋतुओं के अनुसार भी बदलता रहता है। जैसे शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में, गर्मियों में देखा होगा ज़्यादा तापमान होता है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, वो आतपन कहलाती है। आतपन सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। तो आपको याद रखना है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस होती है। इसका जो आविष्कार है एंडर्स सेल्सियस ने किया था। ये काफ़ी बार पूछा भी जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, जो जल होता है वो जम जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर जो जल होता है वो उबलता है। अब हम यहाँ पे देखें कि जितना अधिक तापमान होगा उतनी अधिक गर्मी हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि फसलें नहीं उग पाएंगी। गाँव की अपेक्षा नगरों का तापमान अधिक हो जाता है। और देखेंगे कि जो सड़कें होती हैं वो गर्म हो जाएंगी। रात के समय में भले ही तापमान ऊष्मा मुक्त हो जाए, लेकिन जो नगर हैं जहाँ पर भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, ऊंचे भवन हैं, वहाँ पे क्या होगा कि जो गर्म वायु होगी, ऊंचे भवन उनको रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान क्या होगा, बढ़ जाता है। वायु दबाव, ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दबाव के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन हमको पता नहीं चलता कि वायु हमारे शरीर पर बल लगा रही है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायु का दबाव ना हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है, और हमारा शरीर जो है इसके विपरीत बल लगाता है। अब यहाँ पे जो ज़्यादातर पूछा जाता है, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दबाव वायु दबाव कहलाता है। ये पूछा जाता है, इसकी परिभाषा पूछी जाती है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दबाव तेज़ी से गिरने लगता है, और समुद्र स्तर पर वायु दबाव सबसे अधिक होता है। तो ज़्यादातर जो पूछा जाता है कि भाई वायु दबाव कब सबसे कम होता है और सबसे अधिक कब होता है, तो आपको याद रखना है जबकि हम ऊपर की ओर जाते हैं तो वायु दबाव जो होता है तेज़ी से गिरने लगता है, और समुद्र स्तर पर वायु दबाव सबसे अधिक होता है, और ऊंचाई पर जाने पर ये घटता जाता है। वायु दबाव का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और निम्न दबाव क्षेत्र बनाती है। कि आपने देखा होगा कि जब तापमान ज़्यादा गर्म हो जाता है तो क्या होता है, वहाँ की जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है। गर्म होकर ना वो हल्की हो जाती है, हल्की होकर ना वो ऊपर उठ जाती है, तो नीचे ना बहुत कम हवा बसती है। जो नीचे कम हवा बसती है ना, उसको निम्न दबाव क्षेत्र बनता है। ठीक है, जब निम्न दबाव क्षेत्र बनता है तो इसमें क्या होता है, चारों ओर से हवाएं आकर इकट्ठी हो जाती हैं, और ये जो हवाएं होती हैं ना, अगर अपने साथ जलवाष्प लेकर आएंगी तो उससे क्या होता है, ये ऊपर जाकर ठंडी हो जाती हैं, और फिर ना ये बादल बनने लगते हैं। बादल बनने के बाद क्या होता है, इनसे वर्षा होने लगती है। अब हम पढ़ेंगे कि जहाँ पर अभी हमने पढ़ा निम्न दबाव क्षेत्र कैसा बनता है, अब हम पढ़ेंगे उच्च दबाव क्षेत्र कैसा बनता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप ये भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर
उच्च दबाव क्षेत्र बनाती है। उस दबाव के कारण स्पष्ट और स्वच्छ आकाश होता है। देखा होगा कि जब हवा ठंडी हो जाती है तो भारी हो जाती है। जब ये हवा भारी हो जाती है तो बहुत सारी हवा नीचे इकट्ठी हो जाती है। तो क्या होता है कि जब ये बहुत सारी हवा नीचे इकट्ठी हो जाती है तो जो हवा रहती है वो नीचे की ओर बह रही होती है। इससे क्या होता है कि ऊपर का जो बादल होता है, आकाश होता है, बिल्कुल साफ़ होता है और ये उस समय क्या बना रही होती है, उच्च दबाव क्षेत्र बनाती है। इससे क्या होता है कि वायु सदैव जो होता है कि जो वायु में देखा होगा कि हमें आकाश बिल्कुल साफ दिखाई देता है, वर्षा नहीं होती है। वायु सदैव उच्च दबाव क्षेत्र से निम्न दबाव क्षेत्र की ओर गमन करती है। ये पूछ लिया जाता है भाई वायु कैसे गमन करती है, तो आपको पता होना चाहिए उच्च दबाव क्षेत्र से निम्न दबाव क्षेत्र की ओर गमन करती है। उच्च दबाव क्षेत्र से निम्न दबाव क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। ये आपका परिभाषा पूछ ली जाती है तो आपको याद रखना है। जब हवा तेज़ चलती है तो सड़कों पर जो पत्तियां गिरी रहती है उनको अपने साथ उड़ा लेती है। तूफान के समय में पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी हवा जब धीरे हो जाती है तो अपने साथ महीन धूल और धुएं को उड़ाते देखा होगा आपने। कभी कभी हवा जो होती है इतनी तेज़ चलती है कि विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है और छाता लेकर चलना तो असंभव हो जाता है। पवन को मुख्य 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। तो आपको याद रखना है कि जो पवन का नाम है उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिम पछुआ पवन भी कहते हैं। स्थायी पवनें, व्यापारिक पश्चिम एवं पूर्वी पवनें। स्थायी पवनें होती है, क्या होता है, जो स्थायी पवनें होती है वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है, मतलब ये बदलती नहीं है। मौसमी पवनें जो होती हैं ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदल देती हैं कि जैसी ऋतु बदली ये अपनी दिशा भी बदल देती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। स्थायी पवनें ये हैं कि ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय पर चलती हैं, मतलब किसी छोटे से क्षेत्र में चल सकती हैं, वर्ष में चल सकती हैं, दिन में चल सकती हैं, इनका कोई समय निर्धारित नहीं है, ठीक है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है, इसे लू कहते हैं। जो उत्तरी क्षेत्रों की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवनें होती है इसको क्या कहते हैं, लू कहते हैं। तो यहाँ से पूछ लिया जाता है आपका। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो ये जलवाष्प बनाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो हम उसे आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती है और इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है, इस प्रकार ये और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है, हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूख पाता। कि जैसे आपने देखा होगा सूर्य की गर्मी से नदियों, तालाबों, समुद्रों का पानी जो होता है वो जलवाष्प बन जाता है। अब क्या होता है, हवा में जितनी पानी की भाप होगी उतना ही अधिक आर्द्रता होगी। इसमें क्या होता है कि कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है, यहाँ तक कि हमारे शरीर का पसीना सूखने में भी काफ़ी समय लगता है। जब जल वाष्प ऊपर उठता है तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है। जब ये ठंडा होना शुरू हो जाता है तो इकट्ठा होकर ना ठंडा हो जाता है, तो इससे क्या होता है, जल की बूंदें बनती हैं। जब ये जल की बूंदें बनती है तो बादल जो होता है इन्हीं का समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वो हवा में तैर ना सके तो वो वर्षा के रूप में नीचे आ जाती है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ या चिन्ह छोड़ देते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संग्रहित हो जाती है कि इनके इंजनों से जो नमी निकलती है वो इकट्ठी हो जाती है। वायु के गतिमान ना रहने पर, जो वायु होती है वहाँ पे गतिमान नहीं रहती, इस स्थिति में क्या होता है, ये संग्रहित नमी कुछ देर तक ऐसा दिखाई देता है कि भाई जैसा हवाई जहाज गया है तो इसकी पथ से रह गए, इसके रास्ते से रहते हैं, पथ के रूप में दिखाई देते हैं। फिर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ये काफ़ी बार पेपरों में पूछ लिया जाता है, तो याद रखना। ज़्यादातर भूम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्व से पेड़ काट दिए जाते हैं, जो पेड़ होते हैं वो जब काट दिए जाते हैं, इससे क्या होता है कि जो जल होता है वो, अब पेड़ जो थे पहले वो जल को रोक दिया करते थे, जल को सोख लिया करते थे। अब वो पेड़ के कटने से जो जल है वो सीधे क्या होता है, निचले इलाकों में बहना शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है कि वहाँ पे बाढ़ आ जाती है। क्रियाविधि के आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, संवहनी वर्षा, परवर्ती वर्षा, चक्रवर्ती वर्षा। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखना है। पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्राप्त होता है। यदि वर्षा कम हो, अगर मान लो यदि वर्षा कम हो रही है तो इससे क्या होगा, जल की कमी हो जाएगी, सूखा आ जाएगा। अगर वर्षा अत्यधिक हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है तो बाढ़ आ सकती है। ये चैप्टर जो है आपका बहुत ज़रूरी चैप्टर है, यहाँ से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ये चैप्टर कैसा लगा मुझे बताना ज़रूर, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।